नमस्कार दोस्तों मेरे साथ हैं डॉक्टर के सरावगी जी। ऑर्थोपेडिशियन हैं और हड्डी रोग विशेषज्ञ जिसे कहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हड्डी रोग विशेषज्ञ को हड्डियों की पूरी जानकारी होती है, पूरे स्केलेटन सिस्टम की। तो आज आपको बताएंगे कि जो घुटनों की समस्या अक्सर हो जाती है कई लोगों को, उसके कारण क्या है और वो समस्या एक्चुअल में होती क्या है, मतलब अंदर क्या मैकेनिज्म में डिस्टर्बेंस आती है हड्डियों की, जिसके कारण ये समस्या हो जाती है और बढ़ जाती है। तो डिटेल में आपको बताएंगे और खास बात यह है कि इसके बचाव के आसान तरीके जो घर पर अपनाए जा सकते हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि इसकी लास्ट स्टेज होती है नी रिप्लेसमेंट, यानी कि घुटने बदलवाने पड़ते हैं अगर ध्यान न दिया गया तो इस वीडियो में आपको बताएंगे किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है और घुटने खराब कैसे क्यों होते हैं और कैसे उनसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब, जो ये घुटने खराब होने की स्थिति होती है, एक्चुअल में क्या खराबी आती है कि जो बोला जाता है कि घुटने खराब हो गए या प्रॉब्लम आ गई, तो क्या प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में? बेसिकली तो घुटनों के अंदर की जो कार्टिलेज होती है, जो कवरिंग होती है, बोन के जो एंड होते हैं दोनों, तो वो डैमेज होने लग जाते हैं। उसकी वजह से गैप भी कम होने लग जाता है, धीरे धीरे सूजन भी आ जाती है जॉइंट में। तो उसी को बेसिकली हम घुटनों को ग्रीस खत्म होना बोलते हैं। तो ग्रीस मतलब फ्लूइड को नहीं बोलते, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है हाँ, बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। एक्चुअल में ग्रीस खत्म होने का मतलब सारी चीज़ें पार्ट होती है उसी का, खाली फ्लूइड कम होने को नहीं बोलते हैं। जैसे हाँ, जैसे ये है कि ये इसी को कार्टिलेज बोलते हैं दोनों का। ये सबसे पहले ही डैमेज होनी शुरू होती है ना, इसके जो है ना ऊपर की कवरिंग खत्म होने लग जाती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे गैप भी कम होने लग जाता है। और जो जॉइंट फ्लूइड होता है वो दोनों के बीच में होता है। तो ये कार्टिलेज है जो ऊपर हड्डी के दोनों ऊपर फीमर पे और नीचे वाली हड्डी पे, फीमर पे और नीचे टिबिया बोन बोलते हैं, दोनों के बीच में, दोनों के ऊपर जो ऊपर कवरिंग होती है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। और वो कार्टिलेज घिसने लगती है। वो घिसने लग जाती है। तो उसके कारण आपने बताया कि साथ में कुछ और भी चेंजेस आ जाते हैं उसमें। कई बार उसमें जो आसपास की साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, उसमें सूजन आ जाती है, जॉइंट स्पेस कम हो जाता है एडवांस स्टेज में, हड्डी बढ़ने लग जाती है चारों तरफ, और जॉइंट का गैप भी कम हो जाता है धीरे धीरे। जॉइंट भी एडवांस स्टेज में जॉइंट भी टेढ़े होने लग जाते हैं इसको। सबसे पहले कार्टिलेज घिसने हाँ, लगता है। कार्टिलेज घिसने लग जाता है। ये जितनी हड्डी नजदीक आएगी कार्टिलेज घिसेगी, उतना ही घुटना खराब उतना ही घुटना खराब होगा। तो उसमें फिर एडवांस स्टेज है कि नी रिप्लेसमेंट ही होता है। एडवांस स्टेज में नी रिप्लेसमेंट होता है। उससे पहले यदि गैप एक तरफ कम हुआ है, एक तरफ ज़्यादा कम है, तो उसमें कई बार हड्डी काट के अलाइनमेंट भी ठीक करते हैं। वो भी एक प्रोसीजर होता है, पर फाइनल डेफिनेटिव प्रोसीजर तो नी रिप्लेसमेंट ही रहता है। तो ये जो कार्टिलेज घिसने की जब शुरुआत होती है डॉक्टर, क्या लक्षण होते हैं और कारण क्या होते हैं? लक्षण तो शुरू में पेशेंट पेन करके आता है स्टार्टिंग फेज में। तो कई बार उसको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, उसको स्क्वेट करने में, चौकड़ी मारने में प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, जबकि एक्सेस शुरुआती स्टेज में बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। शुरू में ही चेंजेस नहीं आते, एक्सरे में नहीं आते। एक्सरे में जब ये थोड़ा एडवांस हो जाता है तब दिखते हैं हमें चेंजेस। कारण तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो जिसमें कई तरह की आर्थराइटिस होती है जो जॉइंट को इन्वॉल्व करती हैं, जिनमें जॉइंट में पूरी बॉडी में सूजन आती है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस हुई, आपका गाउट हुआ, या आपका SLE, कई तरह की आर्थराइटिस होती है। दूसरा कारण चोट की वजह से भी हो सकते हैं। चोट की वजह से हड्डी का पार्ट डैमेज हो जाए, मिस अलाइनमेंट हो जाए जॉइंट का, या अंदर के जो वाशर होते हैं वो फट जाते हैं, या लिगामेंट फट जाते हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो तो भी आर्थराइटिस हो सकती है। तीसरा होता है कि जिसमें बोलते हैं इडियोपैथिक, वो मोस्टली अपने आप ही होती है, और वो वेट ज़्यादा होने से, उठने बैठने के तरीके से, एक्सरसाइज नहीं करने से बढ़ जाती है लोगों की। अच्छा, कई बार मतलब कारण अननोन भी होते हैं। अननोन भी होते हैं कारण, लेकिन कॉमनली है कि वेट ज्यादा हो, एक्सरसाइज ना की जाए, उससे एक्जिबरेटेड हो जाती है ज़्यादा, अच्छा तो बढ़ जाती है। मसल्स की टोनिंग या एक्सरसाइज का क्या रोल है? मसल्स का बहुत अच्छा रोल है। मसल्स इसको जॉइंट मसल्स ही जॉइंट को चलाती हैं सारी, ठीक है, मूवमेंट उन्हीं से होती हैं, वही कंट्रोल करती हैं इनको। और मसल और जॉइंट मूवमेंट होने से ही फ्लूइड बनता है ज़्यादा एक्स्ट्रा इसका। अच्छा, मतलब जो साइनोवियल फ्लूइड हाँ, है, वो अंदर साइनोवियल फ्लूइड उसी से बनता है, जो मेम्ब्रेन वगैरह से जॉइंट प्रॉपर वर्क करता है, जॉइंट एक्ट करता है, तभी ये बनता है ज़्यादा। अच्छा, और मसल स्ट्रेंथ रहेगी तो मतलब उसको तो लोड कम पड़ेगा नी पे आपके ना, तो आपका आर्थराइटिस जो है आपकी, उसके प्रोग्रेस रेट कम हो जाएगी। आप अगर किसी वजह से ये प्रोग्रेस हो रही, खराब हो रहा है घुटना, तो अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वो रुक एक्सरसाइज हुआ, मेडिसिन का भी लिमिटेड रोल होता है। पेन के लिए पेन किलर देते हैं शुरू में, कुछ ग्रीस बनने की भी दवाइयाँ आती हैं, उनका भी बड़ा लिमिटेड रोल होता है, वो जस्ट न्यूट्रिसिटिकल होती हैं बस। हाँ, मान लो किसी को प्रोग्रेस शुरू हो गई है, हाँ, कार्टिलेज घिसने की दिक्कत आ गई है,
तो उसमें दवाइयों से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी, खान पान और एक्सरसाइज कितना? दवाइयों से पहले सबसे पहले तो आपको ना अपना वेट को मेंटेन करना है। वेट ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, उससे नी पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। तो आपको खाने पीने में हेल्दी डाइट लेनी है, जिसके अंदर आपको तली हुई ज़्यादा मीठी चीज़ें, कार्बोनेटेड चीज़ें, वाइट चीज़ें वो अवॉइड करनी है आपको। जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, रेगुलर वेजिटेबल्स फ्रूट्स ले सकते हो अपना, ठीक है। और ये मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट भी ले सकते हो जिनमें फैट ज़्यादा नहीं हो, ये हेल्दी रहती है। हेल्दी रहती हैं। और वेट कम करेंगे और एक्सरसाइज बढ़ाएंगे तो प्रोग्रेस तो कम हो जाएगी। प्रोग्रेस भी कम हो जाएगी, पेन भी कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा जॉइंट पे। ये ध्यान नहीं रखा तो ज़्यादा अगले स्टेज में फिर नी रिप्लेसमेंट ही है। हाँ, ये ध्यान नहीं रखा तो पेन बना रहता है उसका बैठने में। धीरे धीरे एडवांस होने के बाद तो फिर सर्जरी ऑप्शन रहता है लास्ट। फिजियोथेरेपी कितना रोल करती है? फिजियोथेरेपी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, जिसमें पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। जो इसकी बैक की मसल्स होती हैं उनको हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं, जो फ्रंट की मसल्स होती हैं क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं। दोनों की एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। इनकी स्ट्रेचिंग, इनकी स्टैंडिंग एक्सरसाइज, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन डी की कमी से भी कुछ दिक्कत आती पड़ती है? विटामिन डी की कमी से डायरेक्ट तो नहीं आती, पर विटामिन डी ओवरऑल बॉडी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो विटामिन डी इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ के लिए। क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से कुछ कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन वीक हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट हैं या आपका मोटे अनाज हैं या आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनसे भी पनीर हुआ है, जो भी आपको जिससे आपको मिलता है वेज सोर्सेज से, तो उससे ये है कि मसल्स मजबूत होंगी और कैल्शियम की पूर्ति होगी तो हड्डी मजबूत होगी। हड्डी भी मजबूत रहेगी ना उसके, हड्डी भी उसकी मजबूत उससे रहेगी। हड्डी मजबूत रहेगी, कैल्शियम अच्छा होगा। हड्डी मजबूत रहेगी, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी, तो बोन वीक नहीं होगी, बोन उससे वीकनेस से जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो नहीं होगी। लेकिन इसका डायरेक्ट बोन वीक से डायरेक्ट लिंक है कोई घुटने का? घुटने का बोन वीक है तो पेनफुल हो सकता है, पूरी बॉडी में जनरलाइज पेन हो सकता है उससे, और फ्रैक्चर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो मतलब ये है कि शुरुआत में ध्यान रखने की जरूरत है, खान पान और एक्सरसाइज का बड़ा रोल। हाँ, बहुत बड़ा रोल है इसका ना। मेडिसिन से ज़्यादा रोल इन्हीं का है। बचाव में ज्यादा बचाव ज़्यादा है। उसके बाद तो अपनी हैबिट थोड़ा सा चेंज करनी होती है आपको। एक्सरसाइज रेगुलर करनी है इसकी, थोड़ा सा स्वेटिंग अवॉइड करनी है। जिनको प्रॉब्लम हो चुकी है, जिनको है नहीं है उनके लिए नहीं है चीज़। अच्छा, हाँ स्क्वेटिंग। हाँ, जिनको है प्रॉब्लम आर्थराइटिस डेवलप हो चुका है, प्रॉब्लम हमको स्क्वेटिंग अवॉइड करनी है, नहीं तो उससे पहले करें। स्केटिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, उससे पहले तो सब कर सकते हैं। बाकी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे मसल्स आगे पीछे की मसल्स मजबूत हों। उम्र बढ़ने के साथ ही हड्डियों और जोड़ों की समस्या भी बढ़ने लगती है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और घुटनों और जोड़ों की कार्टिलेज घिसने लगती है। ऐसे में फाइटिका का फ्लेक्सी मूव जोड़ों और घुटनों को रिपेयर करने में मदद करता है। फाइटिका का फ्लेक्सी मूव एक ग्लूकोजमीन सप्लीमेंट है, जिसमें ग्लूकोजमीन के साथ ही रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट, बोज़विलिया सेरेटा और सोडियम हाइलोरिनेट शामिल है। ग्लूकोजमीन कार्टिलेज और जोड़ों को रिवाइटलाइज करता है। इसमें जरूरी प्रोटीन और मिनरल्स हैं जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देते हैं। रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट और बोज़विलिया सेरेटा जोड़ों की अंदरूनी सूजन को कम करता है और सोडियम हाइलोरिनेट साइनोवियल फ्लूइड को घना करता है, जिससे जोड़ों की मूवमेंट स्मूथ होती है। फाइटिका फ्लेक्सीमूव टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड NABL लैब से टेस्ट करवाए गए हैं, जिसमें ये सभी मानकों पर खरे उतरे हैं। तो आज ही फाइटिका फ्लेक्सी मूव की एक टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद लेना शुरू करें और अपने जोड़ों और घुटनों को मजबूत बनाएं। फाइटिका फ्लेक्सी मूव टैबलेट मंगवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि घुटने खराब होने से बच सकते हैं यदि कुछ चीजों का ध्यान रखें, जो चीजें बताई गई है वीडियो में, और बहुत ही आसान तरीके से इन्हें काफी लंबे समय तक ठीक रखा जा सकता है। अगर समस्या आ जाए तो किसी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन से मिलना जरूरी है, ताकि समय रहते उन चीज़ों का बचाव किया जा सके। और आपको बता दें कि जनरली ऐसे डॉक्टर कम ही बताते हैं कि भाई नेचुरल तरीकों से कैसे ठीक हो, तो लेकिन आपको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके भी घुटनों को बचा सकते हैं, काफ़ी हद तक उन्हें ठीक रख सकते हैं, और जो प्रोग्रेशन होती है खराब होने की वो काफ़ी धीमी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।